हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 का जो है हिंदी में वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वर्ण विचार। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वर्ण विचार। तो जैसे कि वर्ण वर्ण तो आपको पता ही है किसे कहते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ आओ अंग अह। ये जो अ से ज्यों तक है हमारे, ये सभी हमारे वर्ण हैं। और वर्णमाला इन्हीं वर्णों का जो सुव्यवस्थित क्रमबद्ध हमारा, जो अब हम इसे सुव्यवस्थित रूप से लिखते हैं तो वो हमारा वर्णमाला कहलाता है। जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो या उनमें कोई घर्षण होता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। और जो ध्वनियां हैं, जो ध्वनियां पैदा होती हैं और उनको लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने कहा क, तो जो क की हमें ध्वनि सुनाई दे रही है उस ध्वनि को हम ऐसे लिखते हैं क। ये है सुनाई दे रहा और ये है हमारा वर्ण। तो जब हम सुन रहे हैं तो हमें क की आवाज आ रही है। इसमें क और अ दो जो वर्ण हैं वो मिल रहे हैं। ये हमारा व्यंजन है क्योंकि यह स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। अब मैंने एक जो शब्द का एक वाक्य कहा कि आरव घर जाता है। तो यहाँ पर हमें वाक्य को बोलने के लिए, हमें वाक्य को लिखने के लिए अनेक ध्वनियों का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसे आ, र, व, ये तीन जो वर्ण हैं ये मिलकर के एक शब्द को बना रहे हैं घर, घ र, घर, जा रहा है। तो जो ये अलग अलग वर्ण हैं, वर्णों से मिलकर के शब्द बना और शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बना और इसको एक सार्थक वाक्य के रूप में लिखा गया इस ध्वनि को। अब इसको हम टुकड़े में कैसे लिखेंगे? मैंने यहाँ पर लिखा है कि आ र व, आरव, घर, घर, जाता है, ये लिखा हुआ है। अब इसके टुकड़े करने हैं तो आ तो हमारा स्वर है, इसके हमारे टुकड़े नहीं होंगे, र के टुकड़े होंगे। ये र है प्लस अ, क्योंकि र में जो है वो अ की ध्वनि है, प्लस वो में अ की ध्वनि है। तो अब जाकर के ये पूरा जो शब्द बना ये बना हमारा आरव। घर को कैसे लिखेंगे? घ अ प्लस र अ, ये बन गया हमारा घर। इसके नीचे हलंत लगाया जाता है। जाता, ज प्लस अ, जौ तो केवल जौ में जो है आ की मात्रा है, तो जौ में आ की मात्रा जा, प्लस तो में आ की मात्रा ता, और तो ये बन गया हमारा जाता। अब है हो प्लस इसमें है हमारी आई की मात्रा, तो ये बन गया हमारा है। ये जो हमारी ध्वनियां हैं, इन ध्वनियों से मिलकर के हमारे शब्दों के द्वारा वाक्य का निर्माण हुआ है। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जो ये ध्वनियों के पहले मैंने इन शब्दों के टुकड़े किए, अब इन शब्दों के जब टुकड़े हुए तो ये वर्ण बन चुके हैं। इन वर्णों के और टुकड़े हमारे नहीं किए जा सकते हैं। तो जब वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ये जो हमारे हैं वर्ण हैं और इनके हमारे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब हमारा इसी पर परिभाषा के लिए प्रश्न बन सकता है कि वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण जो है हमारी वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। हम वर्ण की परिभाषा लिखेंगे, वह छोटी
से वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। इसका दूसरा प्रश्न बना कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला जो है वर्णों का सुव्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला है हमारा वर्णों का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह। क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। तो ये वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णों के भेद, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण होते हैं, जब हम छोटी कक्षा में पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन जब हम बड़ी कक्षा में आते हैं तब हम बच्चों को स्वर के भी भेद बताते हैं और व्यंजन के भी भेद बताते हैं। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये बड़ी कक्षा का है, तो इसमें हम बच्चों को स्वर और व्यंजन के भी भेद बताएंगे। तो वर्ण के भेद जो होते हैं, वर्ण के भेद मुख्यतः वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। अब जो हमारे स्वर होते हैं ओ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ 11 हमारे स्वर होते हैं। तो जो हमारे 11 स्वर हैं वो भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ह्रस्व स्वर, एक होता है हमारा दीर्घ स्वर और एक होता है हमारा प्लुत स्वर। जो स्वर कम समय में बोले जाते हैं उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे कि अ, इ, उ। दीर्घ स्वर होते हैं हमारे आ, ई, उ, आओ। ये जिसे बोलने में समय अधिक लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और जो कम समय में दीर्घ स्वर से कम समय में बोले जाते हैं वो हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर का एग्जाम्पल बोलो। ओ, ई, उ। हाँ, बोले जा रहे हैं। अब जैसे ही हम दीर्घ स्वर में बोलेंगे जब जिनको, तो आ समय ज्यादा लग रहा है, बोलो। और ई, वेरी गुड। उ, हाँ, ठीक है। अब 2 प्रकार के स्वर हो गए हमारे। अब है हमारा प्लुत स्वर। कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर। इस स्वर में क्या होता है? ओम। उसी अक्षर को हम क्या करते हैं, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लग रहा है। ठीक है। अब होता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है बोलने में। जैसे मैंने कहा ओ, ओम, ये जो लंबा खींचता है, जैसे रे, गा। हमारे जैसे संगीत है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा है, तो उसमें पीछे को लंबा खींचना पड़ता है। तो जैसे सा, रे, गा, मा, तो जिसे जो 3 गुना समय लेता है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, वो हमारा प्लुत स्वर कहलाता है। हमारे जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ह्रस्व, दूसरा होता है हमारा दीर्घ, और तीसरा होता है हमारा प्लुत। हमने 3 प्रकार के स्वर देखे। व्यंजन के वर्ण के भेद में 3 प्रकार के हमारे स्वर हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब है हमारे व्यंजन। व्यंजन के भी 3 भेद हैं। जैसे वैसे तो व्यंजन के और भी भेद हैं, जैसे मात्राओं के आधार पर अलग है। अच्छा,
अरे कुछ नहीं, रुक जा, नाक में दर्द हो रहा था। हमने स्वर के भेद पढ़ दिए, अब हम व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। तो व्यंजन के जो हमारे भेद होते हैं, ये पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन। तो जो पहला हमारा स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन में हमें हवा फेफड़ों से निकालनी पड़ती है, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं पहले नंबर के, उसमें हमारे जो हवा है वो फेफड़ों से निकलती है, जिसमें कि हमारे क वर्ग वाले हैं तो वो हमारे कंठ से आते हैं, क वर्ग वाले व्यंजन, जैसे कि क, ख, ग, घ, ग। तो जो क वर्ग वाले व्यंजन है ये हमारे स्पर्श व्यंजन है और हवा बाहर फेंकी जा रही है और कंठ से इसकी ध्वनि आती है। स्पर्श व्यंजन में क के बाद है हमारा च वर्ग वाले व्यंजन, इसमें हमारा तालु का यूज होता है। तो अब देखो च, छ, ज, झ, य। तो पहला था स्पर्श व्यंजन का क वर्ग, जिसमें क से ग तक के कंठ से ध्वनि आ रही है, ख, ग, घ, ग। अब है हमारा च वर्ग वाला, इसमें हमारे तालु से ध्वनि आएगी, च, छ, ज, झ, य। अब हमारा है ट वर्ग वाला। तो ट वर्ग में हमारी जो जीभ होती है वो मूर्धा, ट, ठ मुड़ रही है, ट, ठ, ड, ढ, अण। तो जो तीसरा ट वर्ग वाला व्यंजन है वो मूर्धा है। अब है हमारा त वर्ग वाला, जिसमें हमारे दांतों को टच करती है हमारी जीभ, त, थ, द, ध, न। इसीलिए इन्हें हम, जो इनका उच्चारण स्थान है वो दंत है। तो उच्चारण स्थान है वो है ओंठ, ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। आपने देखा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये जो हमारे 5 वर्ग हैं, इन वर्गों में हमारी जो सांस है वो फेफड़ों से बाहर को आ रही है और सबसे पहले कंठ को, फिर हमारे तालु को, फिर हमारी जीभ मोड़ रही है, उसके बाद दांत को और ओंठ को टच करते हुए हमारे वर्णों की ध्वनियां निकलती हैं। इसीलिए इससे स्पर्श होते हुए जो ये ध्वनियां निकलती, इसीलिए इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्वनियां पहले कंठ को स्पर्श कर रही होती हैं। तो कंठ से उच्चारण स्थान कंठ है क वर्ग वालों का। उसके बाद की जो ध्वनि है वो हमारी है तालु, वो तालु को स्पर्श करते हुए हवा निकलती है, ध्वनि आवाज आती है, ध्वनि निकलती है, हमारा उसका उच्चारण स्थान तालु है। तीसरा हमारी जीभ मुड़ती है और हमारी जो जीभ मुड़ती है तो मूर्धा हो जाती है, तो वहां पर का जो हमारा उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। उसके बाद जो त वर्ग वाले व्यंजन है उसमें हमारी जीभ दांतों को टच करती है, तो उच्चारण स्थान दंत है। और प वर्ग वाले जो व्यंजन है वो हमारे जो ध्वनि है वो ओंठों को स्पर्श करते हुए आती है, तो वो हमारे उसका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा ओंठ है। हमने व्यंजन का जो पहला प्रकार पढ़ा वो हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन। व्यंजन व्यंजन का हमारा जो दूसरा प्रकार है वह है अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनके वर्णों का जो उच्चारण होता है वो स्वर और व्यंजन इसके मध्य में होता है, इसीलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है, जैसे कि इसके उच्चारण के लिए जीभ, तालु, दांत, ओंठों से स्पर्श होता है, परंतु वह पूरा स्पर्श नहीं होता है। जब हम अंतस्थ व्यंजन को बोलते हैं तो स्पर्श हमारी जीभ भी होती है, तालु भी होता है, दांत होते हैं और ओंठ होते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से स्पर्श नहीं होते हैं, जैसे य, र, ल, व।
जब हम य र ल व बोल रहे हैं तो न तो हमारी जीभ पूरी तरीके से स्पर्श हो रही है, न तो हमारे दांतों पर ये पूरी तरीके से लग रहा है, न तो ये हमारे होठों को पूरी तरीके से बंद कर रहा है। यह जो है स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है, इसीलिए इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और ये तो हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के व्यंजन हमारे जो होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे ही हमारे य, र, ल, व ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है, जिनमें होंठ भी, दांत भी, तालु भी स्पर्श तो होता है लेकिन पूर्ण तरीके से स्पर्श नहीं होता है, और यह स्वर और व्यंजन के मध्य में बोला जाता है, तो ये हमारा अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। अब हमारा व्यंजनों में तीसरे नंबर पर है ऊष्म व्यंजन। तीसरे नंबर पर हमारा है ऊष्म व्यंजन। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, इस ऊष्म व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय जो वायु है, मतलब जो हवा है, वो मुंह से टकरा करके गर्मी उत्पन्न करती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें बोलने में जो हवा है वो टकरा करके ऊष्मा को उत्पन्न करती है, जैसे कि श, स, ह। जब हम बोल रहे हैं तो हल्की सी गर्म हवा आ रही है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह। जब हम इनको बोल रहे हैं तो बोलने में गर्मी का एहसास हो रहा है, तो ऊष्म व्यंजन तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन। ये है हमारा श, स, स और ह। ये हमारे व्यंजनों के प्रकार हो गए। वर्ण के जो भेद हैं, वर्ण के भेद में हमने देखा स्वर और व्यंजन। स्वर के भी हमारे 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। और प्लुत स्वर तीसरे नंबर पे वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। हमारे 3 प्रकार के स्वर हो गए। अब है हमारा व्यंजन। व्यंजन जो है हमारे 3 प्रकार के बताए गए हैं आपको। एक बताया गया है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के जो व्यंजन हैं, जिसमें कि हमारी जो ध्वनि है वह कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओंठ से निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद हमारा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में स्वर, जो व्यंजन और स्वर के मध्य की जो ध्वनि आती है, इसमें जो हमारी जीभ है वह स्पर्श होती है, कंठ से भी, तालु से भी, ओंठ से भी, लेकिन पूर्ण तरीके से वह स्पर्श नहीं होती है, इसीलिए इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। और इसमें तीसरा बताया आपको ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलने में वायु टकराती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है, वह हमारे ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श, स, श, ह ये हमारे ऊष्मीय व्यंजन है। अब हमारे होती हैं मात्राएं, तो इनकी जो परिभाषा है वो आपको अभी बताई जाएगी लिख करके। स्वर और व्यंजन पढ़े। वर्ण के भेद में उनकी परिभाषा इस प्रकार से है कि जो स्वर हैं, स्वर हमारे 3 प्रकार के हैं, और जो हमारे स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। ओ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। जो ये हमारे स्वर हैं, ये हमारे 11 हैं। अब जो हमारे स्वर हैं, स्वर के भेद में हमारा पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ओ, ई, उ, री हमारे जो ह्रस्व स्वर हैं वो 4 हैं। दूसरा है इसमें हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से
दोगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। जो हमारे दीर्घ स्वर हैं वो हमारे 7 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ये हैं और 4 ये हैं। हमारे कुल मिलाकर के ये 11 स्वर होते हैं। अब प्लुत स्वर जो है हमारे, जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे वह हमारा प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर का उपयोग अधिकतर आवाज जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसका जब हम नाम लेते हैं उस समय होता है। जब हम ध्यान में ओम बोलते हैं वो वहां पर प्लुत स्वर का उपयोग होता है। वैसे प्लुत स्वर जो है अब उतना अधिक यूज नहीं हो रहा है, पर हमारे हिंदी के दृष्टिकोण से यह भी एक हमारा स्वर है। पहले जब हम गाँवों में आवाज देते थे, सुनते थे, तो वो जोर आवाज देना, किसी का नाम पुकारने के लिए ए और फिर उसके बाद नाम, फिर ए, फिर नाम। तो जब हम किसी का नाम पुकारते हैं, जैसे हमने कहा ए राम, तो वहां पर हमारा प्लुत स्वर का उपयोग हो रहा है, प्लुत स्वर की ध्वनि आ रही है स्वरों में। अब है हमारे व्यंजन। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने अ से औ तक बोला, अंग और अह नहीं कहा। तो जो हमारा अंग होता है और जो अह होता है ये हमारा अयोगवाह कहलाता है। अब हमारे आते हैं व्यंजन। व्यंजन हमारे 33 होते हैं। क से जो हमारे व्यंजन है वो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये हमारे 33 व्यंजन हैं। अब इसमें छूटा हमारा अक्षर, त्र, ज्ञ, ये और श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। अब हमारा 2 होता है ढ और ड। जैसे हमने कहा पेड़, तो ड़ के नीचे जो बिंदी है और जो ढ है ये हमारे अतिरिक्त व्यंजन है। इसके अलावा जब हम डॉक्टर जैसे डा के ऊपर चंद्र लगाते हैं या जब हम जौ के नीचे बिंदी लगाते हैं, तो ये हमारी विदेशी भाषा से जो है लिए गई ध्वनियां हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों के 33 व्यंजन मैं आपको बता चुकी हूँ। व्यंजनों के जो वर्णों के भेद में जो व्यंजन है, व्यंजन के जो भेद हैं वो हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में हवा फेफड़ों से निकलती हुई कंठ, तालु, मूर्धा, दांतों और ओठों को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। प वर्ग वाले, च वर्ग वाले, ट वर्ग वाले, त वर्ग वाले और प वर्ग वाले व्यंजन। अब है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वो 4 है। ऊष्म व्यंजन इसमें तीसरा है। जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से टकरा करके ऊष्मा उत्पन्न करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 हैं। श, स, श, ह। तो यहाँ पर इनकी डेफिनेशन लिखी गई है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। इसमें जो विशेष बातें हैं ध्यान देने वाली, वर्ण विचार में स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33। अंग और अह हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। इसके अलावा ड और ढ हमारे अतिरिक्त वर्ण हैं। इसके अलावा अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 जो हैं हमारे संयुक्त वर्ण हैं। संयुक्त वर्ण जो है, संयुक्त व्यंजन है हमारे अक्षर, त्र, ज्ञ, श्र। और जो हमारा आ, ज, फ, जो के नीचे बिंदी, फ के नीचे बिंदी, इन्हें हम आगत ध्वनियां कहते हैं। आगत ध्वनियों का मतलब है यह ध्वनियां हमने विदेशी भाषाओं से ली हुई है। तो आज के
जो आज का टॉपिक है ये हमारा बस इतना ही है। इसमें नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा हमारा मात्राएं। आशा करती हूँ आप सभी को यह जो छोटी छोटी वीडियोस हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे दूसरे टॉपिक के साथ। अब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।